So, students, in your last lecture, we were discussing about force. Then we have discussed about balanced force and unbalanced force. So, while discussing these things, we have discussed one thing, which is that when we apply a unbalanced force to any object, what happens? Its state of motion changes. यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन हमें चेंज करना है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना होगा? वी हैव टू अप्लाई ए अनबैलेंस्ड फोर्स. अब स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? देखिए, तीन चीज इसमें आती है. वन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस की है, आज दोबारा आपको डिस्कस करता हूँ क्विकली. फर्स्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहने वाली है. अगर इसकी स्टेट चेंज करनी है तो हमें क्या बताना है? अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना. सेकंड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसको रोकना है या उसकी स्पीड चेंज करनी है, वेलोसिटी चेंज करनी है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई दिस अनबैलेंस्ड फोर्स. थर्ड, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, देखो बेसिकली वैसे वेलोसिटी जब बोलते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आती है. तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करनी है वो बोल दूँ, वो भी उसमें कंक्लूड हो जाता है कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि उसका जो उस बॉडी की जो मूव कर रही होती है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज. तो स्टेट ऑफ मोशन का जब भी बात करेंगे तो ये तीनों का बात करेंगे. अब बात आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे हम जाएंगे. उससे पहले उसका थोड़ा बेस हम देखते हैं. देखिए, जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं, हिट करते हैं, थ्रो करते हैं, और अगर वो मूव कर रही होती है, जैसे सरफेस पे मूव कर रही है, हमने हिट किया यहाँ पे इस बॉल को, तो ये क्या करेगी? जाएगी लुढ़कती लुढ़कती और कुछ समय बाद रुक जाएगी. तो ऐसा हर एक बॉडी के साथ होता है दैट व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स और व्हेन वी हिट अ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट, इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड आफ्टर सम टाइम इट विल कम इन रेस्ट. ये हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते भी हैं, हर चीज आती है. तो सालों साल तक क्या माना गया? पहले जब तक ये लॉज नहीं दिए गए, जब तक माना गया, इट इज कंसिडर्ड दैट रेस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और आई कैन से रेस्ट ऑफ एनी बॉडी इज नेचुरल फिनोमिना. यानी कि कोई भी बॉडी है, वो उसके साथ कुछ करोगे तो अपने आप रेस्ट में जो है अपने आप आ जाती है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गैलीलियो ने बताया, ऑब्जर्व किया. अब देखो यार, अगर हम रेस्ट पे आ रही है, अब देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पहले स्टार्टिंग उन्होंने की थी, न्यूटन ने बाद में लॉज बनाए, पहले उन्होंने स्टार्टिंग की. उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी विल, अगर वो रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल अनलेस उस पे कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए. अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए. अनबैलेंस्ड हम देख चुके हैं कल, एक्सटर्नल भी आपको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा, ठीक है. रेस्ट पर रहेगी. दूसरा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, खुद से नहीं रुक सकती. मतलब कोई किसी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो रोक लेगी उसको. उस पर कोई ना कोई, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो वो बॉडी रुकेगी नहीं, और नहीं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. अब देखो, अगर कोई बॉडी खुद से ही रुक रही होती विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो सपोज करो जब हमने ये बॉल, हमारी बॉल थी, मार्बल पे फेंक दी, तो ये बहुत दूर चली जाती है. भाई यही तो थी, खुद से रोकना है इसको. और जब इसी बॉल को जब ग्रास में, हमारे जो ग्रास होते हैं, गार्डन होता है, उसमें फेंको,
थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो अगर बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती रुकने की, एक्सटर्नली कोई डिपेंडेंस नहीं होता, तो क्या होता है, तो वही बॉडी यहाँ पे है, तो वही बॉडी यहाँ पे, तो वो सेम ही जगह पे जाकर रुकनी चाहिए थी। बट वहाँ पे क्या हुआ, उस पर फ्रिक्शन या अवरोध या जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़्यादा लगा और यहाँ पे कम लगा, इसलिए वो ज़्यादा दूर गई, वहाँ पे कम दूर गई। तो इसको इस तरह से उन्होंने बताया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट कैसे करके उसको एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को, वो हम देखते हैं। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया उसके बाद बोला। देखो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई बॉडी को अगर रिलीज किया जाता है, जैसे यहाँ से ये बोल है, ये बोल है, इसको रिलीज किया गया, जब वो नीचे आती है ग्राउंड तक तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ये क्यों होता है? बिकॉज इस पर कोई फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल। पता होगा तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इसको हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल अर्थ क्या करती है, किसी भी बॉडी के अपनी तरफ एक फोर्स लगाती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अगला चैप्टर है हमारा, उसमें आराम से डील डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फोर्स की वजह से क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा। अभी मान लीजिए कि कुछ एक्सेलरेशन है, वो जी लग रहा है। तो जैसे जैसे ये बॉडी यहाँ पे आएगी नीचे की तरफ, तो क्या होगा, इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, ये मान लो। अब हमने लास्ट मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस एटी। सपोज करो अब यहाँ पे तो जीरो थी ना इसकी, जब चली यहाँ पे तो ये पे जीरो थी, सब ये करो। सपोज यहाँ पे आई तो ये v1 स्पीड हो गई, तो क्या हो गई v1 स्पीड जीरो, यहाँ पे इनिशियल जीरो थी। एक्सेलरेशन क्या है, देखो जिस डायरेक्शन में मोशन हो, नीचे की तरफ भी मोशन हो रही है इसकी, और नीचे की तरफ भी क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। या अभी आप छोड़ो, अगर इसको हम एक्सेलरेशन क्या, ये जी क्या होता है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशनल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी तो आप ये मान लो ड्यू टू दिस, क्योंकि मोशन हो रहा है, मोशन इस तरह में होता है, उसका एक कंपोनेंट जो ऐसा होता है इस तरफ आने वाला, तो इधर तो जा नहीं सकता, इसलिए वो इधर आएगा। तो इस अर्थ के ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड, जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इंक्रीज होगी। अभी ये मान लो कि इंक्रीज होती है, बाद में वो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद और डिस्कस करेंगे। जैसे v1 है यहाँ पे आते हुए v2 होगी, यहाँ पे आते हुए v3 होगी। तो v1 विल बी लेस देन v2 विल बी लेस देन, यानी कि v3 जो होगी जब ग्राउंड पे पहुंचेगी ना, तो ये हाईएस्ट स्पीड होएगी। सिमिलरली ऊपर से नीचे आते वक्त घट रही है, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त इंक्रीज होगी। समझ गए? यानी कि अगर यहाँ पे v3 है तो यहाँ पे v2 होगी, यहाँ पे v3 होगी, यहाँ पे जाके रुक जाएगी। ये बात ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट आते हैं। अब गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट ही डिड इज, उसने एक मार्बल का ये बोल लिया, ये मार्बल बोल ली, उसने यहाँ से इसको रिलीज किया, वह यहाँ से उसको रिलीज किया, और पहले जितना यहाँ पे ये जो एंगल था उतना यहाँ पे इंक्लाइन करके रखा। तो बोल क्या हुई, ये आई, जितने टाइम पे ये आई या जितनी डिस्टेंस ये चल के यहाँ पे आई, उतनी डिस्टेंस ये चल के यहाँ तक पहुँच गई। अब देखियो, कोई बॉडी है, जितनी हाइट से उसको रिलीज किया जाता है, और अगर उसकी एनर्जी में यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता है, तो वो उतनी ही हाइट वापस गेन कर लेती है। अब ये चीज़ अगेन हम जो वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करेंगे कमिंग चैप्टर्स में, then you will get to know why it happens. For now, you can assume that when a body release from height h, and if there is no loss of energy at here or any atmospheric energy loss, then it will attain the same height. समझ गए? ओके। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि भाई इतनी हाइट से आई है, ये इस हाइट से आई है, लुढ़कती, तो अगर सेम ही एंगल पे वापस यहाँ से सेम एंगल पे आई और सेम एंगल वापस बना दिया उसके लिए, तो वापस यहीं तक जाएगी। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्मूथ सरफेस लिया। स्मूथ का क्या मतलब है कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। आइडियली फ्रिक्शन नहीं होना, जनरली हम फ्रिक्शन ऐसा बना नहीं सकते, उन्होंने आइडियल कंडीशन ली। उन्होंने बनाया किस तरह से उसको करके कि वो इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, जो रोक लेता है, जो सरफेस को, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकता है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा डिस्कस किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वापस अपने आते हैं इस पर, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से उन्होंने इतना इंक्लाइन किया, जितनी इंक्लाइनेशन से आई तो उतनी ही चली गई।
ठीक है। अब इसने क्या किया, इस इंक्लाइनेशन को थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे यहाँ ये वो एंगल था जिससे हुआ, अब ये एंगल इतना बड़ा कर लिया, थोड़ा बड़ा कर लिया। तो अगर वो हाइट को अटेन करनी है उसने तो क्या चली, थोड़ी ज़्यादा चली हो, क्योंकि भाई ये ज़्यादा लंबी हो गई ना, कि एंगल ये बढ़ा दिया तो ज़्यादा लंबी हो गई। लेकिन यहाँ से जितनी हाइट थी उतनी हाइट उसको जाना है, तो ये ज़्यादा चल गई। क्यों जाना है उतनी हाइट, ये हम वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे। अगेन नेक्स्ट थर्ड में क्या किया उसने, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो मतलब जो हाइट जानी थी, जो डायरेक्ट यहाँ पे जा रहे थे, उसको और लंबा रास्ता बना दिया, तो और दूर चलेगी, समझ गए, और ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे इसमें T1 लगा, यहाँ T1 लगा था, तो ये T2 लगा जो कि T1 से ज़्यादा था। ये T3 लगा जो T2 और T3 दोनों से ज़्यादा था, और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है ना। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उस हाइट तक उसको जाना है। ये अगर हाइट एच थी तो उसको वापस एच हाइट तक ही तो जाना है। अब एच हाइट तक उसे कोई सा भी रास्ता देखना हो, क्योंकि एनर्जी होती है जो लो एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो उतने पे जाता है। ये हम वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस हाइट तक जाने के लिए जितना भी लंबा उसे रास्ता चूज मिलेगा उस पर वो जाएगी। अब क्या किया गैलीलियो ने, उसने मैं कर देता हूँ बिल्कुल इसको प्लेन, ये हटाओ, मैं इसको सीधा प्लेन कर देता हूँ। अब हम क्या पढ़ चुके हैं कि जितनी हाइट से रिलीज करें की गई है उतनी ही हाइट पे ये जाएगी, उतनी ही हाइट पे ये जाएगी। तो अब ये हाइट तो मिलेगी नहीं इसको कहीं पे। इन कंडीशन में क्या हो रहा था, हमने बात की ना जी की, जो जब नीचे आ रही थी तो जी उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ये ऊपर जा रहे थे ये बॉल्स, अगर ये बॉल्स ऊपर जा रहे थे तो अनबैलेंस्ड फोर्स, हमने बात की ना, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगा नहीं। लेकिन इनमें क्या होता, अनबैलेंस्ड फोर्स रुक रहा था, ये अर्थ की सरफेस थी, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा था ना, वो ऊपर जा रही थी और फिर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था। भाई ये ऊपर जा रही थी, स्पीड उनकी ऊपर तरफ थी, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा था सब पे, नीचे की तरफ लग रहा था। इसलिए वो अपनी हाइट के जहाँ से जितनी हाइट से गिरी थी उतनी हाइट पे जाके रुक जा रही थी, समझ गए। लेकिन अब इस कंडीशन में तो उनके पास कोई फोर्स लग नहीं रहा, इस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। फ्रिक्शन को हमने स्मूथ मान लिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और ये जी इस पर लगेगा नहीं, है ना। जितनी हाइट से गिरी उतनी हाइट से उसको जाना है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही उसमें रोल होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, वो हम वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन ना लें। लेकिन अब क्या हो रहा था, इस कंडीशन में इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। तो ये मोशन में थी तो ये मोशन में ही चलती चली गई। तो यहाँ से उसने प्रूव कर दिया कि जब किसी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो रेस्ट पे रहेगी। और अगर वो मोशन में है, यहाँ पे मोशन पे थी, यहाँ से यहाँ पे ऊपर से आई, यहाँ पे तो उसको स्पीड मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली उसको, ठीक है। तो उसके बाद स्पीड दी, यूनिफॉर्म स्पीड थी कुछ। तो अगर उसको कोई अनबैलेंस फोर्स, इनमें तो अनबैलेंस फोर्स लग रहा था जी नीचे की तरफ, अभी अर्थ की सरफेस पे ही है तो यहाँ पे कोई जी लग नहीं रहा, तो सीधा सीधा चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया गैलीलियो ने। अब आपने क्या करना है, ये जो डायग्राम है दोनों बना लेनी है, जो मैंने थ्योरी बोली है उसको इन गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के नाम से टॉपिक डाल के जो थ्योरी बोली है, मैंने बोली है, उसको समझना और एनसीईआरटी की बुक का हेल्प लेना, और जो थ्योरी है इसके लिए वो लिखनी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको खुद से अपने नोट्स में। तो ये बेसिकली बात हो गई हमारी गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हो, डाउट कुछ भी हो बिल्कुल फ्री होके आप पूछें मुझसे। अब आते हैं, अब इसके बाद क्या हुआ, गैलीलियो ने केवल ये बताया, उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट और आए गैलीलियो को, प्लस जो साइंटिस्ट बीच अंतराल में आए गैलीलियो और न्यूटन के बीच में, उनको सबको ऑब्जर्व किया न्यूटन सर ने, और दैन न्यूटन ने अपने मोशन की क्या दे दी, 3 लॉज दे दिए, ठीक है। और में से फर्स्ट लॉ आप आज डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वही लॉ है जो मैं पहले बताया जा रहा हूं कि ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो कंटिन्यू करेगी अपने रेस्ट पे रहने की। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है तो करती रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है
कि अगर वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी से मूव करती है, वो तो करती ही रहेगी। स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है कि वो अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगी, यानी कि जो जिस जिस मैग्नीट्यूड से और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी में मूव करती रहेगी। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि उस बॉडी पर कोई बाहर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। अब थोड़ा सा मैं एक्सटर्नल फोर्स की लगा देता हूँ, बता देता हूँ क्या होता है। देखो ये डेफिनेशन समझ चुके हो। फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बाद में देखता हूँ। पहले मैं एक्सटर्नल फोर्स की थोड़ी सी डिस्कशन कर देता हूँ। देखो सपोज करो ये आपकी कार है और ये आपकी सीट्स हैं, ठीक है, और ये सपोज करो किसी इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ी सी है, तो इस पर हैंड ब्रेक नहीं लगता है, तो बाहर से कोई इसने इसको धक्का दे दिया, थोड़ा सा ये चलने लग गई। पहले बात करते हैं, देखो इंटरनल क्या होता है, जिस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं ना, सिस्टम जैसे कार है, कंप्लीट कार इसका सिस्टम है, ठीक है। अब बाहर से कोई इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया किसी आदमी ने, वो चाह रहा था आपको लुढ़काना, तो उसने क्या कर दिया, ओ अच्छा नहीं बना, अच्छा आदमी नहीं है, लुढ़काना चाह रहा तो अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है। दिस इज और पर्सन, ओके ठीक है, ऐसा बना लो। इसने थोड़ा सा कार पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब बताओ, जैसे ही कार, आप यहाँ पे बैठे थे, ये आगे वाली सीट है, आप यहाँ पे बैठे हो, जैसे ये लुढ़कने लगी इधर, तो आपने क्या चाहा, रोक लूँ मैं इसको, तो आपने फटाक से सीट को पकड़ के वापस इधर खींचा है दरवाजा पर, तो क्या ये रुकेगी क्या? नहीं। दैट्स कॉल्ड इंटरनल फोर्स। ये तो आपका इंटरनल फोर्स था। इंटरनल फोर्स की तुम बात ही नहीं कर रही है। इंटरनल फोर्स तो रुकेगी नहीं, चल रही हो चलती रहेगी, रुकती है वो रुकेगी नहीं, रुकी है वो रुकी रहेगी, है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अगर बाहर से कोई आदमी उधर से आ जाए आपको बचाने, ठीक है, हाँ, और वो फोर्स लगाए इस पर उधर से, उतना जितना वो उधर से लगा रहा है उतना वो उधर से लगाए तो रुक जाएगी। सो दैट जो बाहर से लगा रहा होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये बात समझ चुके हैं। अब देखो लॉ, जो फर्स्ट लॉ जो है, इसको लॉ जो इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट होता है ना, इनर्शिया नहीं कुछ नहीं करना, इनर्ट रहना। हर ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मूव कर रहा तो वो चाहता है मूव ही करता रहूं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनर्शिया। एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो चाहता है उसी में चल लेता रहूं। ये एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि वो अपनी मोशन और रेस्ट को क्या नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता। और चेंज कब कर सकता है, जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, ठीक है। तो अपने आप से वो करना नहीं चाहता, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो देखो आपको दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब देखो पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बात बोली हमने, जो इनर्शिया की डेफिनेशन दी, मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग से वही बोले जा रहा हूँ। क्या बोले जा रहा हूँ कि कोई बॉडी जब तक कोई फोर्स बाहर से नहीं लगाया जाता तो रुकेगी नहीं, चल रही है तो बैठी है तो रेस्ट पे है तो चलेगी नहीं। वही बात क्या है, इनर्शिया की डेफिनेशन है। दोनों सेम चीज़ आई, इसीलिए हम फर्स्ट लॉ को क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। अब देखो इनर्शिया का जो है मास के साथ क्या रिलेशन होता है, जितना मास अधिक होता है ना किसी बॉडी का, उतना ही उसका इनर्शिया भी अच्छा होता है। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बताइए कि बॉडी पड़ी है तो पड़ी रहना चाहिए, जब तक उस पर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, जब तक मैं उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगाऊं। तो बाहर से फोर्स लगाने के लिए किसी, जैसे पत्थर है, फुटबॉल है, मैंने उस पर किक मारी तो भाग गया जल्दी से। स्टोन है इतना सा, मैं उस पर पत्थर लात मारूं, किक मारी मैंने, मेरा पैर टूट जाए, समझ गए। फुटबॉल जितनी दूर जाता है उतनी दूर नहीं जाता। तो ये बाहर से फोर्स लगाया, ये क्या है, इसकी ये क्या चाह रहा था, इनर्शिया तो क्या होता है, अपने में चेंज नहीं चाहता। ये बाहर से फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किस पे ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिस पे मास ज़्यादा हो। भाई ये अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि इनर्शिया तो है ही है कि वो चाहता ही नहीं चेंज होना। तो जितना उसका मास होगा उतना ही उसको ज़्यादा बाहर से एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ
कि इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे जो है इसका इनर्शिया डिपेंड करेगा, ना कि शेप और साइज पे। अगर शेप और साइज पे डिपेंड करता है तो फुटबॉल तो बड़ी होती है, छोटे से पत्थर को मारूंगा उतनी दूर नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टोन है हमारा उसका क्या है, मास ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू और फुटबॉल। सो दैट्स वाई हियर वी कैन से दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। As inertia mass increases, inertia will also increase. What this statement says, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, मास होगा, उतना ही उसका बॉडी का क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है जितना उसका मास कम होगा उतना ही उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। समझ चुके हो इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ को इनर्शिया क्यों बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट, इफ यू हैव यू कैन आस्क। देखो ये एक एग्जाम्पल है ना, बकेट है, ये खाली पड़ी है, दूसरे मैंने सैंड भर दी, ठीक है, तो जिसमें सैंड भर दी उसको उठाने में ज़्यादा जोर आएगा, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन में रहना चाहता है वैसा वैसा, या अपनी स्टेट में रहना चाहता है, स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब इसका इनर्शिया ज़्यादा है और इसको कम लगाना पड़ेगा, मतलब इनर्शिया कम है। वही जो मैंने बात अभी समझाई है वही है। अब बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर कहें कि एक्सपीरियंस जो हम करते हैं डेली लाइफ में वो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। देखिए मैंने इसको हटाना चाहता हूँ, अच्छा, व्हेन ए बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली, देखो कोई द पर्सन सिटिंग इनसाइड टेंस टू फॉल बैकवर्ड, दिस इज बिकॉज, देखियो पर बाद में लेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब जनरली क्या होता है, जब हम किसी बस में बैठे हैं, चलो बस में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं, कैसे भी अगर बैठे हुए हैं उसमें, जैसे ही वो स्टार्ट होती है ना, सडनली अचानक कई बार स्टार्ट हो जाती है, बस में बैठे होते हैं, तो होता क्या है, होता क्या है, हम बैकवर्ड फील करते हैं, हमें धक्का लगता है पीछे से। दिस इज बिकॉज जैसे ही वो बस स्टार्ट करी, बस में बैठे हैं, नीचे का पार्ट अपने बस में बैठा है, ये तो बैठा है ना हम जहाँ में बैठे हैं, तो जैसे ही होता, बस जैसे ही स्टार्ट हुई, बस जैसे ही मोशन में आई, तो क्या हुआ, जो पार्ट हमारा बस के कांटेक्ट में था वो भी मोशन में आ गया, ठीक है, वो भी मोशन में आ गया, लेकिन हमारा ऊपर का पार्ट तो कहीं कांटेक्ट में था नहीं, तो वो क्या करेगा, वो तो भाई अपनी जो हमने क्या, लोग क्या बोला कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो वो तो रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में रहेगा। तो जैसे इसलिए जैसे स्टार्ट हुई बस, तो ये क्या होगा, जैसे ये बैठा था ये तो आगे की तरफ जाएगा क्योंकि इसके साथ मोशन है, लेकिन जो हमारा जो सर था यहाँ पे वो पीछे के पीछे ही रहना चाहेगा, इसलिए वो पीछे की तरफ एक बार धक्का लगता है। समझ गए, ओके। इसी तरह से क्या होता है, वैन कार जब मोशन में होती है, कार या बाइक जो जिस पे भी आप बैठे हो, वो अगर मोशन में अगेन यहाँ पे आप बैठे हो, चलो ऐसे खड़े हो आप, और एक कार मोशन में, अभी अचानक अगर ब्रेक लगती है तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं आगे वो डिस्कस करते हैं। जैसे ही कार पर ब्रेक लगा तो ये तो इसके कांटेक्ट में है, ये तो कार बस में मतलब टच है ना इसके, अगर ये तो कांटेक्ट में है तो अगर रुकी तो ये तो आ जाएगा रेस्ट में उसके हाथों हाथ, लेकिन ये वाला क्या चाहेगा, ये तो मूव में था, पहले से माहौल में था, भाई मूव कर रहा हूँ मैं तो मूव ही करना चाहेगा, ठीक है, तो ये अपनी मूवमेंट में ही रहेगा। जैसे मूव करके थोड़ी देर में यहाँ पे चला जाता तो वो यहीं पे आना चाहेगा वापस, इसलिए वो आगे की तरफ धक्का लगता है, बाद में उसको पता चलता है अरे फिर वो वापस, समझ गए ना कि वो क्यों आगे चाहता है, क्योंकि जब मोशन में था तो वो तो अपने आप को मोशन में ही समझ रहा था, उस पर तो कोई बोझ लग नहीं रहा था, कॉन्टेक्ट में तो ये नीचे वाला पार्ट था, तो ये तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो मोशन में ही था, जो मोशन में रहता है वो मोशन में रहता है, जब तक बाहर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, हमारा फोर्स यही तो कहता है लो, इसलिए वो तो वहीं पे आना चाहता था, इसलिए उस पर थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का लगता है। समझ गए, देखो नहीं समझ आता आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब सामने तो हूँ नहीं, और जब डायग्राम भी इतना शानदार नहीं बनाता, ठीक है, उसको पढ़ लेना, जो मैंने समझाया वही लिखा है। अब थर्ड और लास्ट एक्सपेरिमेंट, जैसे बैंक, ये हमारा एक रास्ता था, ये जो थर्ड टॉपिक है वो समझा रहा हूँ, थर्ड जो पॉइंट है, देखो जैसे ये कार यहाँ पे आती है, यहाँ पे आएगी, डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब यहाँ से ये आएगी, तो कई बार क्या होता है, हमें इधर से जब बस में बैठे, कार में बैठे थे, तो हमें इस टाइम अगर ये जैसे इधर मुड़ रही होती है
तो हमें कई बार फील हुआ होगा कि हम जाके टकराते हैं दरवाजे की तरफ जहाँ पे भी हम सीट पे बैठे हैं। अगर हम टच होके नहीं बैठे हैं कार की तो हम टकराएंगे अगर वो पकड़ने रखें। फील किया होगा ये आपको। क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी कार, हमने क्या कहा, जब तक कोई, पहला तो क्या किया, जब तक कोई बाहर एक्स्ट्रा बोर्ड लगाए तो रेस्ट पे रहती है, जिसका एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट हमने देखा। दूसरा क्या दिया कि जब कोई मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म की वजह से तो मूव ही कर रहा होता है ना, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहता। तो एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों में क्या रहता है, नीचे की पार्ट पे तो लग गया जब बस ने रोका, है ना, लेकिन ऊपर की पार्ट में नहीं लगा, तो मुंह में उसी मुंह पहले वाले मूवमेंट में जाना चाहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी सिमिलरली होगा, जैसे ही वो मुड़ेगा तो निचले पार्ट तो मुड़ना चाहेगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो हमारा शरीर का है वो तो अपनी सीधी सी डायरेक्शन चलना चाहेगा जिसमें चल रहा था, इसलिए वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। समझ गए? इसलिए अगर हम नहीं पकड़े होंगे किसी चीज़ को तो आ जाएंगे बाहर। समझ गए क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमारे ऊपर का पार्ट तो हमारे भाई फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो जहाँ चल रहा था जिस डायरेक्शन में वहीं पे चलना चाहेगा, जबकि नीचे वाला पार्ट क्या चाहेगा, वो तो टच हो रखा है हमारी कार से, तो इधर चलाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो मैं बाहर आ गया, मैं बाहर गिर गया, गिर नहीं गया, या फिर हम टकरा नहीं गए, हम तो वहीं जहाँ चलने थे मोशन में था वहीं पे जा रहे थे, लेकिन वो कार टर्न कर गई। कार की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें पकड़ के, अब आप फिजिक्स सीख चुके हो, इसलिए जब टर्न हो तो टाइट से बस को पकड़ लेना। ठीक है, देखो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें थी जो हम नॉर्मली फील करते हैं, और अच्छे से समझना। अगर डाउट हो तो दोबारा उसको वीडियो को देखना और मुझे पूछना, बिकॉज आप एक बार अगर लैग कर जाओगे ना कंसेप्ट में, फिर हमेशा आपको दिक्कत होती रहेगी। आपको कुछ भी डाउट हो, मैं हर बार बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, जो वर्ड मैंने एक एक बोले हैं वो आप पूछो, जो वर्ड मैंने लिखे हैं वो पूछो, हर एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।